नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन। पिछले कुछ समय से थे बीमार, जोधपुर एम्स में चल रहा था इलाज। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जोधपुर एम्स के मुताबिक मंगलवार सुबह 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे मूलतः पाली जिले के जीवंत कला निवासी थे और बाद में परिवार के साथ जोधपुर में बस गए थे। रातानाड़ा भास्कर चौराहा के पास महावीर कॉलोनी में उनका घर है। अपने गांव में वे सरपंच भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। दाऊलाल वैष्णव ने जोधपुर में एक वकील और कर सलाहकार के रूप में लंबे समय तक कार्य किया। बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू। सिर्फ राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। पहले दूसरे राज्य की महिलाओं को भी मिलता था। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में पहली बार बिहार युवा आयोग का गठन होगा। चुनावी साल में बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा था कि सरकार बनने पर वह युवा आयोग का गठन करेंगे। कल भारत बंद, 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। बैंक डाकघर में काम बंद रहेगा। परिवहन सेवाएं ठप होने से भी आने जाने में परेशानी। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं कल यानी 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल यानी भारत बंद पर जाने वाले हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। इस बंद का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियन ने मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानती है। इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें बैंक, डाक, कोयला खनन, बीमा, परिवहन, फैक्ट्रियां और निर्माण जैसे कई सेक्टरों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस विरोध में शामिल होंगे। ये हड़ताल देश भर में होगी। रेलवे और टूरिज्म जैसे कुछ जरूरी सेक्टरों को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीन रही है और 4 नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को कमजोर कर रही है। जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी। नतीजे 9 महीने में संभव। विशेष पोर्टल शुरू होगा। लोग खुद डेटा भर सकेंगे। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना ऑनलाइन होगी। जनगणना महापंजीयक कार्यालय के अनुसार जातीय गिनती और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। इसके लिए विशेष वेब पोर्टल शुरू होगा। इस पर नागरिक खुद जानकारी भर सकते हैं। नतीजे भी पहले की 15 जनगणनाओं से कम समय में मिल जाएंगे। 16वीं जनगणना के आंकड़े केवल 9 महीने में आने की उम्मीद है। इसमें जातीय गणना भी शामिल होगी। पहले नतीजे आने में 18 महीने लगते थे। जनगणना महापंजीयक कार्यालय ने बताया, डिजिटल सेंसस से डेटा जुटाने और इसे सेंट्रल सर्वर तक सीधे भेजने में आसानी होगी। गिनती का काम मार्च 2027 तक पूरा होगा। अप्रैल से दिसंबर 2027 तक डेटा प्रोसेसिंग, पुष्टि और विश्लेषण होगा। उम्मीद है कि 9 महीने में यानी दिसंबर 2027 में नतीजे सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। श्रीखंड का छड़ी यात्रा रवाना। एसडीएम ने हरी झंडी दिखाई। देश भर के साधु संत पहुंचे। 10 जुलाई से भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड यात्रा से पहले माता अंबिका और दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी यात्रा आज मंगलवार को एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर श्रीखंड के लिए रवाना की। जूना अखाड़ा के साधुओं और स्थानीय लोगों का करीब 150 श्रद्धालुओं का दल श्रीखंड गया। 10 जून को गुरु पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद ये छड़ी यात्रा वापस निर्मंड लौटेगी। इसी दिन से श्रीखंड यात्रा आधिकारिक तौर पर श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगी। निर्मंड से इस छड़ी यात्रा को विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना किया गया। इस दौरान पूरा निर्मंड हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठा। सोना आज 600 रुपए महंगा होकर 97,195 पर पहुंचा। चांदी की कीमत 1,100
बढ़ी। सोना आज 600 रुपए महंगा होकर 97,195 पर पहुंचा। चांदी की कीमत 1,159 बढ़ी। सोने चांदी के दाम में आज यानी मंगलवार 8 जुलाई को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 599 रुपए बढ़कर 97,195 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल इसका दाम 96,596 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,159 रुपए बढ़कर 1,07,690 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कल चांदी का दाम 1,06,531 रुपए किलो था। 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। रायपुर जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई। यात्री बोले उड़ान के वक्त हल्का झटका लगा। इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान के करीब आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी आ गई। विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई। पैसेंजर्स को टिकट का पैसा वापस लेने या बुकिंग रीशेड्यूल करने के विकल्प दिए गए हैं। विमान ने आज मंगलवार सुबह 6:35 पर रायपुर के लिए टेक ऑफ किया था। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट में अचानक जोर का झटका महसूस हुआ, जिससे कुछ ही देर बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस इंदौर लाने की घोषणा की। इसे सुबह 7:15 पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E7295 रोजाना सुबह 6:35 पर इंदौर से उड़ान भरती है और सुबह 8:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वापसी में यही फ्लाइट 6E7296 रायपुर एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे उड़ान भरती है और दोपहर करीब 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर वापस आती है। इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर ने बताया, फ्लाइट अपने तय समय पर रवाना हुई थी। उड़ान के बाद पायलट को गलत तकनीकी संकेत मिले। इसके बाद फ्लाइट को बीच रास्ते से ही वापस इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया। यात्रियों को फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। मराठी भाषा विवाद, ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन। मंत्री सरनाईक के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का विरोध। एमएनएस नेता कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में मराठी को लेकर विवाद के बीच ठाणे के भायंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने प्रदर्शन किया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक प्रताप बाबूराव सरनाईक वहां पहुंचे। इससे एमएनएस कार्यकर्ता भड़के और उनका विरोध किया। इससे पहले मंगलवार सुबह पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाणे पालघर प्रमुख अविनाश जाधव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। जाधव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता ठाणे के भायंदर में व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में एक रैली करने जा रहे थे। पुलिस ने इस रैली की परमिशन नहीं दी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है। उन्होंने बताया कि रैली के लिए नहीं बल्कि सभा के लिए अनुमति मांगी गई थी। भायंदर में ही 1 जुलाई को एक गुजराती दुकानदार को मराठी में बात न करने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। इसके विरोध में व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। हरियाणा में 6 लाख परिवार अचानक बीपीएल कैटेगरी से बाहर। जिनके पास साइकिल नहीं वे कार मालिक बनाए। चुनाव के टाइम बढ़ाए थे लाभार्थी। हरियाणा सरकार ने अचानक 6,36,000 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया है। 4 महीने में जहां प्रदेश में बीपीएल श्रेणी का आंकड़ा 52 लाख था, वह अब करीब 46 लाख रह गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि इन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा हो गई है और इनके पास महंगी गाड़ियां भी हैं। उधर सरकार के इस आंकड़े पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें आय में बिना किसी सर्वे के बढ़ोतरी कर दी गई। इसके अलावा कई परिवारों के पास 2 पहिया वाहन तक नहीं, लेकिन गड़बड़ी के चलते उनके नाम फैमिली आईडी में बड़ी गाड़ियां चढ़ा दी गई। ऐसे प्रभावितों ने बताया कि जब वे राशन लेने पहुंचे तो उन्हें कार्ड रद्द होने की जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि उनके नाम कोई बड़ा वाहन रजिस्टर्ड हुआ है, मगर उन्होंने तो कोई वाहन नहीं खरीदा। फिर ये कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। यूपी में क्रिकेटर यश दयाल पर रेप की एफआईआर। युवती बोली, शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण किया, जल्द होगी गिरफ्तारी। आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल पर सोमवार की देर शाम रेप की एफआईआर दर्ज हो गई। गाजियाबाद की युवती ने उन पर शादी का वादा कर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़ित ने 21 जून को सीएम योगी से शिकायत की थी। गाजियाबाद पुलिस ने 1 हफ्ते पहले युवती के बयान दर्ज किए। हालांकि क्रिकेटर यश दयाल ने अभी तक अपना बयान नहीं रिकॉर्ड कराया है। गाजियाबाद के एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया, पीड़ित की शिकायत पर क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ 69 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़िता का जल्द मेडिकल कराया जाएगा। पीड़ित लड़की ने कहा, मेरी 2019 में सोशल मीडिया पर यश दयाल से बात हुई। इसके बाद इंस्टाग्राम पर बात होने लगी। फिर उसने मुझसे शादी करने की बात कही। फिर कुछ दिन मेरे साथ रिलेशन बनाए। यश ने मेरे साथ शादी करने की बात कहकर बेंगलुरु में मुझे लंबे समय तक साथ रखा। दिल्ली और प्रयागराज भी लेकर गया। मेरे साथ संबंध बनाए। जब भी मैं शादी की बात कहती तो वो अपने करियर की बात कहकर कहता था कि पहले थोड़ा सेटल हो जाओ। रेलवे ट्रैक पार कर रही स्कूल वैन को ट्रेन ने मारी टक्कर, 3 बच्चों की मौत।
तमिलनाडु के कडलूर जिले के चेम्मनकुप्पम इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन को तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 बच्चे और वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इसी दौरान चिदम्बरम की ओर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वैन को लगभग 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। मौके पर ही 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। घायल बच्चों को कडलूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 26 दिन बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट। एएआईबी ने सरकार को सौंपी। फाइनल रिपोर्ट में 3 महीने लगेंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद विमान हादसे के 26 दिन बाद प्राइमरी जांच रिपोर्ट आज मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंपी। प्राइमरी रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले 28 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। वहीं 3 महीने से विस्तृत जांच रिपोर्ट आ सकती है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है। पटना में गोपाल खेमका की हत्या बिल्डर ने कराई, आरोपी अशोक शाह गिरफ्तार। कारोबारी विवाद के चलते सुपारी दी थी, एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या बिल्डर अशोक शाह ने कराई थी। दोनों के बीच कारोबार को लेकर विवाद था। हत्या के लिए अशोक शाह ने शूटर उमेश को हायर किया था। उमेश ने ही गोपाल खेमका को 4 जुलाई को घर के गेट पर गोली मारी थी। पुलिस ने सोमवार को बिल्डर अशोक शाह, शूटर उमेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शूटर के पास से 3 लाख कैश बरामद किया है। शूटर उमेश की निशानदेही पर पुलिस गन सप्लायर विकास से पूछताछ करने पटना सिटी के माल सलामी इलाके में पहुंची थी। लाइबेरियाई जहाज जब्त करके होगी 9,000 करोड़ की वसूली। इस कंपनी का जहाज केरल में डूबा था। केमिकल से हुआ पर्यावरण को नुकसान। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को लाइबेरियाई जहाज MSC एल्सा 3 के सहयोगी जहाज MSC अकीकेता 2 को जब्त करने का आदेश दिया। MSC एल्सा 3 कार्गो शिप 25 मई को कोच्चि तट पर डूब गया था। दोनों जहाज MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के हैं। जहाज डूबने से हुए पर्यावरणीय और आर्थिक नुकसान पर केरल सरकार ने मुआवजे के लिए याचिका लगाई थी। साथ ही सहयोगी जहाज के भारत से बाहर जाने की आशंका जताते हुए जहाज जब्त करने की मांग की थी। इसके जवाब में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। राज्य सरकार ने 9,531 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल और राहत कार्य की लागत समेत मछुआरों को हुए नुकसान का भी मुआवजा शामिल है। छांगुर बाबा की कोठी पर चला बुलडोजर। बलरामपुर में 3 बीघे में बनी 3 करोड़ कीमत महिला मित्र नसरीन के नाम पर। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बलरामपुर में आज मंगलवार को प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर लेकर पहुंची और कोठी में अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। ये कोठी छांगुर बाबा की महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। नीतू का धर्मांतरण करके बाबा ने उसे नसरीन नाम दिया था। 3 करोड़ लागत से 3 बीघा में बनी ये कोठी छांगुर बाबा का अड्डा था। ATS का दावा है कि वे यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। मंगलवार सुबह 10 बजे प्रशासन की टीम कोठी पर पहुंची तो मेन गेट पर ताला लगा था। अफसरों की निगरानी में ताला तोड़कर टीम अंदर गई। घर के एक-एक कमरे की तलाशी ली गई। छतरपुर में ढाबे की दीवार गिरी, महिला की मौत। यूपी बंगाल के 12 लोग घायल, 4 ग्वालियर रेफर। बागेश्वर धाम दर्शन करने पहुंचे थे। छतरपुर के गढ़ा गांव में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे ढाबे की दीवार ढह गई। मलबे में दबने से उत्तर प्रदेश निवासी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं। इनमें 9 लोग उत्तर प्रदेश, 1 उत्तराखंड, जबकि 2 पश्चिम बंगाल के हैं। 4 घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। महिला की पहचान अनीता देवी खरवार पत्नी राजू के रूप में हुई है। वे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के अदलहाट गांव की रहने वाली थी। परिजन ने बताया 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस मौके पर हम लोग बागेश्वर धाम में दर्शन करने आए हैं। रात को ढाबे में सोए थे। इसी दौरान अचानक दीवार भर कर हमारे ऊपर आ गिरी। इससे पहले 3 जुलाई को बागेश्वर धाम परिसर में ही टेंट गिर गया था। लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी, जबकि भगदड़ में 8 लोग घायल हुए थे। उदयपुर में बदमाश पुलिस में मुठभेड़, SUV से रौंदने की कोशिश, दावा बोनट पर लटके थे गुजरात पुलिस के SI, आरोपी गलियों में दौड़ाता रहा कार।
उदयपुर में तस्कर और हवाला का आरोपी अपनी फॉर्च्यूनर कार पर लटके सब इंस्पेक्टर को लेकर गाड़ी को गोलियों में दौड़ाता रहा। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ लेक सिटी के पुराने इलाके में दहशत फैल गई। बदमाश ने एसआई को गाड़ी से रौंदने की भी कोशिश की। इस बीच बोनट पर लटके एसआई ने आरोपी पर फायरिंग कर दी, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। आरोपी कुछ दूर बाद एसआई को नीचे पटक कर फरार हो गया। सोमवार शाम को हुई इस घटना का आज सीसीटीवी भी सामने आया है। खराब सड़क के खिलाफ 8 गर्भवती महिलाओं ने खोला मोर्चा। सीधी की लीला साहू कर रही अगुवाई। बोली, महिलाओं को कुछ हुआ तो सांसद होंगे जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव की 8 गर्भवती महिलाओं ने खराब सड़क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनकी अगुवाई कर रही है बघेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू, जो खुद भी प्रेग्नेंट हैं। दरअसल इस गांव की खराब सड़क को लेकर लीला साहू ने पिछले साल भी आवाज उठाई थी। लीला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें पीएम मोदी से सड़क ठीक कराने की गुहार लगाई थी। लीला ने वीडियो में कहा था कि मोदी जी के 29 के 29 सांसद जिता दिए, अब तो सड़क बना दो। वीडियो सामने आने के बाद सीधी कलेक्टर और सांसद ने सड़क बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन 1 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई। जून में 2.6% रह सकती है महंगाई दर। 20 जरूरी चीजों में 16 के दाम घटे। लगातार 8वें महीने महंगाई घटी, लोन भी सस्ते हो रहे। जून में लगातार 8वें महीने महंगाई से राहत मिली है। दाल, चावल, तेल और सब्जियां जैसी 20 जरूरी चीजों में से 16 के दाम 24% तक घटे हैं। केवल 4 चीजें 30% तक महंगी हुई हैं। तुअर दाल सबसे ज्यादा सस्ती होने वाली कमोडिटी में शामिल है। सनफ्लावर ऑयल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एसेंशियल कमोडिटी इंडेक्स से ये जानकारी सामने आई है। जून में ये -1.8% पर रहा। लगातार दूसरे महीने इसका 0 से नीचे रहना जरूरी चीजें सस्ती होने का संकेत है। दरअसल देश में रिटेल महंगाई लगातार घट रही है। ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगाया, भारत शामिल नहीं। जापान, साउथ कोरिया पर 25%, म्यांमार पर 40% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% यानी 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30% से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा कि यह टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने 1 अगस्त से ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की।